नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम सूरजपाल चौहान द्वारा लिखित संतप्त इस आत्मकथा के आत्मकथांश का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी सामान्य 3 इस विषय के अंतर्गत TY BA के पाठ्यक्रम में आत्मकथांश दिए गए हैं। इन आत्मकथांशों में सूरजपाल चौहान द्वारा लिखित आत्मकथा संतप्त इस आत्मकथा का कुछ अंश दिया गया है। सबसे पहले हम लेखक का संक्षेप में परिचय देखेंगे। सूरजपाल चौहान एक अत्यंत पिछड़ी या अत्यंत दलित मानी जाने वाली जाति से संबंधित व्यक्ति है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के फुलावली नाम का एक अत्यंत दुर्गम गांव है। इस फुलावली नामक अत्यंत दुर्गम गांव में एक अत्यंत पिछड़ी जाति में, जिसे भंगी जाति के नाम से जाना जाता है, इस जाति में एक अत्यंत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ है। वे जो जाति है वह दलित जातियों में, या जो दलित जातियां मानी जाती है, इन सभी दलित जातियों में सबसे पिछड़ी या सबसे जो आर्थिक दृष्टि से पीछे रहने वाली जाति है, उस जाति से वे संबंधित रहे हैं। इस कारण उन्हें अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा है। जब वे शिक्षा ले रहे थे, बाद में नौकरी लगी। इस नौकरी के दौरान भी उन्हें दलित होने के कारण अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा है, और इन सभी संघर्षों को उन्होंने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह किया है। उनके पिताजी जो है वह दिल्ली के जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, उस निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी करते थे, जिस कारण थोड़ी सी उनकी आर्थिक स्थिति अवश्य अच्छी हो गई थी। लेकिन फिर भी इस कालखंड में जाति पाति के बंधन या जाति पाति की जो सारी परंपराएं थी वह इतनी तीव्र थी कि जिनके कारण इन्हें अनेक संघर्ष अपने जीवन में झेलने पड़े हैं। शुरुआत में दिल्ली में जो खान मार्केट है, उस खान मार्केट में जो नगर निगम का स्कूल है, मतलब जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद गोविंदपुरी जो भाग है, वहाँ से जो भगत सिंह कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री की उपाधि जो है वह प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की तरह सफाई कर्मचारी के रूप में अपने जीवन यापन जो है वो शुरुआत किया था, लेकिन बाद में फिर टेलीफोन विभाग में उन्हें अच्छे पद पर नौकरी जो है वह मिली है। उन्होंने साहित्य में भी अपना काफ़ी योगदान दिया है। शुरुआत में कविता के रूप में अपने साहित्य लेखन की शुरुआत जो है उन्होंने की थी। बाद में कहानी, आत्मकथा, बाल साहित्य आदि अनेक रूपों में उन्होंने साहित्य लेखन किया है। उनके प्रयास क्यों विश्वास करूं 2 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। हैरी कब आएगा, ये उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा बच्चे सच्चे किस्से, मधुर बालगीत आदि बच्चों के लिए साहित्य उन्होंने प्रकाशित किया है। हिंदी के दलित कथाकारों की प्रकाशित हिंदी कहानी नाम से एक संपादित ग्रंथ भी उन्होंने प्रकाशित करवाया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में जो उनका सर्वोच्च योगदान माना जाता है वह है उनकी आत्मकथा। उन्होंने अपनी 2 आत्मकथाएं प्रकाशित की है, जिसमें उनकी पहली आत्मकथा है तिरस्कृत। इस तिरस्कृत आत्मकथा के अंतर्गत उन्होंने अपने बचपन और युवावस्था में शिक्षा के दौरान उन्हें दलित होने के कारण जो संघर्ष करना पड़ा, या दलित होने के कारण उनके सामने जो मुश्किलें आई, उन सबका अंकन जो है इस पहली आत्मकथा में करने का प्रयत्न जो है उन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने दूसरी आत्मकथा अपनी प्रकाशित की, और जिसका नाम है संतप्त। इस संतप्त के अंतर्गत उन्होंने
दलित होने के कारण या एक पिछड़ी जाति से होने के कारण नौकरी के दौरान उन्हें जो संघर्ष करना पड़ा या नौकरी के दौरान उनके साथ जो लोगों ने व्यवहार किया उसे व्यक्त करने का प्रयत्न जो है उन्हें किया है। उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें हिंदी साहित्य पुरस्कार जो अहमदाबाद से उन्हें प्राप्त हुआ था, रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार, अंबेडकर मिशन सोसाइटी का पुरस्कार, इस प्रकार के अनेक पुरस्कार जो है वह सूरजपाल चौहान जी को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से उनका संक्षेप में परिचय है। अब हम इस आत्मकथा पर आते हैं। अब ये जो संतप्त आत्मकथा है यह सूरजपाल चौहान जी की दूसरी आत्मकथा है। जैसे हमने उनके परिचय में देखा, उनकी पहली आत्मकथा तिरस्कृत है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन में जो संघर्ष किया है उस बचपन के जीवन को अंकित किया है। लेकिन युवावस्था में और विशेषकर नौकरी के दौरान उनके साथ जो विभिन्न प्रसंग घटित हुए या उनके साथ जो समाज द्वारा, समाज के तथाकथित वर्ग द्वारा जो उनके साथ व्यवहार हुआ या दुर्व्यवहार उसे कह सकते हुआ, उसका अंकन उन्होंने अपनी दूसरी आत्मकथा संतप्त में किया है। इस कारण संतप्त ये उनकी दूसरी आत्मकथा है या उनकी आत्मकथा का हम उसे दूसरा भाग कह सकते हैं। अब इस दूसरे भाग के अंतर्गत काफ़ी मार्मिकता के साथ या काफ़ी सच्चाई के साथ उन्होंने विभिन्न प्रसंगों को साकार किया है और विशेष रूप से हिंदू धर्म की जो संकीर्ण मनोवृत्ति है, इस मनोवृत्ति को उन्होंने यहाँ साकार करने का प्रयत्न है। इसी संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण मनुष्य को मनुष्य समझा नहीं जाता। जाति प्राति के बंधन में पड़कर लोग मनुष्य को एक जानवर से भी बदतर व्यवहार उसके साथ करते हैं या उसे अनेक गलत बर्ताव उसके साथ किया जाता है और ये सब कुछ अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह सूरजपाल चौहान जी ने किया है। जैसे हमने देखा कि एक अत्यंत सामान्य जाति से होने के कारण, जैसे उनकी जाति मूलतः बंगी जाति थी और बंगी जाति जो है वह भारत की सबसे पिछड़ी जाति मानी जाती है और ऐसी परिस्थिति में इस छोटी सी जाति होने के कारण उन्हें जो संघर्ष करना पड़ा है, इस संघर्ष को लेखक अत्यंत मार्मिकता के साथ अपनी इस आत्मकथा में व्यक्त करते हैं। तो ये तो हुई उनकी आत्मकथा के बारे में। अब हम अपने आत्मकथांश में आते हैं। इस आत्मकथांश में शुरुआत में लेखक ने पहले परिच्छेद में हिंदू धर्म की संकीर्ण मानसिकता और उसके कारण जो जाति प्राति के बंधन निर्माण हुए हैं और उसके कारण जो समाज का शोषण किया जाता है, इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद 3 प्रसंग उन्होंने दिए हैं। इन प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से एक मनुष्य होने के बावजूद उनके साथ केवल छोटी जाति का होने के कारण एक दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बताने का प्रयत्न इन 3 अत्यंत मार्मिक प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने किया है और फिर अंत में दलित साहित्य और दलित साहित्य के प्रति लेखक अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह करते हैं। अब शुरुआत में लेखक ने ये बताया है कि आज वैसे हिंदू समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार की जातियाँ, अनेक प्रकार की उपजातियाँ आ जाती हैं, लेकिन इन सब में एक संकीर्ण मनोवृत्ति हमें देखने को मिलती है और इन सब की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण आज व्यापक मात्रा में हिंदू होने के बावजूद अन्याय अत्याचार किए जाते हैं या हिंदू होने के बावजूद व्यापक मात्रा में जो है वह एक जाति दूसरी जाति के साथ दुर्व्यवहार करती है। इस दुर्व्यवहार के कारण व्यापक मात्रा में ये देखने को मिलता है कि समाज की एक संकीर्ण मानसिकता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और इसी समाज की संकीर्ण मानसिकता के कारण व्यापक मात्रा में दलित जातियों के साथ या जो छोटी जातियाँ हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके साथ जो उच्च वर्ग है उस उच्च वर्ग द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है और ये लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसे मार्मिकता के साथ शुरुआत में लेखक व्यक्त करते हैं। इसी कारण लेखक कहते हैं इस व्यवस्था के कारण आज भी हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद 40-50 साल बीत गए, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये जाति प्रथा के कारण समाज के एक विशिष्ट वर्ग के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार कहाँ तक सही है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेखक इस माध्यम से हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। और इन सबको उन्होंने दलित पीड़ा का दंश कहा है और इस दलित पीड़ा के दंश को वे अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वो शुरुआत में करते हैं। फिर सूरजपाल जी ने
इस अपने आत्मकथांश के अंतर्गत 3 ऐसे प्रसंग दिए हैं। इन 3 प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि शुरुआत में अधिकारियों का उनके प्रति व्यवहार काफ़ी अच्छा रहता था, लेकिन जैसे ही इन अधिकारियों को या अपने सहयोगी कर्मचारियों को इस बात का पता चल जाता कि ये रिजर्वेशन कोटे से है या ये किसी पिछड़ी जाति से या दलित जाति से आए हैं, तब लोगों का उनके प्रति व्यवहार बदल जाता है और किस तरह से वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसे बताने का प्रयत्न लेखक ने इस आत्मकथांश में किया है। इस आत्मकथांश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक ने इन प्रसंगों का अत्यंत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अंकन किया है। इतना ही नहीं, लेखक ने इन लोगों के साथ जो व्यवहार किया उसका भी उन्होंने अत्यंत मार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ यहाँ पर अंकन करने का प्रयत्न जो है वो किया है। तो इन 3 प्रसंगों को देखते हैं ताकि हम समाज की संकीर्ण मनोवृत्ति या मानसिकता को समझ सकते हैं। लेखक ने पहला जो प्रसंग दिया है वो पहला प्रसंग 1981 का है, जब लेखक दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत टेलीफोन अनुभाग में एक सहायक के रूप में काम कर रहे थे। ये जो उनका ऑफिस था वह सामान्यतः दिल्ली में उनका मुख्य ऑफिस था और जिसका जो रबड़ प्रभाग है, इस रबड़ प्रभाग के अंतर्गत वे शुरुआत में काम करते थे, लेकिन बाद में फिर टेलीफोन अनुभाग के अंतर्गत आए थे। और इस टेलीफोन अनुभाग के अंतर्गत जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग है, वहाँ पर वे एक सहायक पद पर नौकरी कर रहे थे। उस समय उनके बॉस या उनके ऑफिस के जो प्रमुख थे वे थे उप प्रबंधक केसी मल्होत्रा। उप प्रबंधक केसी मल्होत्रा सूरजपाल जी को शुरुआत में काफ़ी अच्छा मानते थे या उनके साथ केसी मल्होत्रा के बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि सूरजपाल चौहान ने अपना सरनेम जो है, अपना जो नाम है वो बदल लिया था। पहले उनका नाम अलग था लेकिन बाद में उन्होंने चौहान नाम रख लिया था। और चौहान नाम से क्या हो जाता कि चौहान नाम से एक राजपूत जाति का बोध हो जाता था कि सामने वाले को शुरुआत में समझ में नहीं आता कि ये इसकी जाति क्या है। यही कारण है कि केसी मल्होत्रा को शुरुआत में शायद ऐसा लगा होगा कि ये किसी राजपूत जाति से, मतलब जो उच्च जाति है, सवर्ण जाति मानी जाती है, उस सवर्ण जाति से संबंधित है। इस कारण शुरुआत में केसी मल्होत्रा जो है वह सूरजपाल जी के साथ बड़ा अच्छा संबंध रखते थे। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों बाद केसी मल्होत्रा को कहीं से पता चल गया कि ये किसी उच्च जाति से नहीं है बल्कि एक सामान्य या बल्कि एक दलित जाति से है। और इसके कारण केसी मल्होत्रा का व्यवहार लेखक के प्रति अचानक से बदल गया। पहले केसी मल्होत्रा जो उनकी काफ़ी तारीफ करता था, उनके काम की बड़ी प्रशंसा करता था, वही केसी मल्होत्रा अब लेखक से घृणा करने लगा, उनका द्वेष करने लगा। इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर वह लेखक के साथ गाली गलौज करने लगता है। अचानक से सारा वातावरण बदल जाता है। पहले तो लेखक को कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन लेखक साहस करके केसी मल्होत्रा से इस बारे में पूछते हैं या इस बारे में बातें करने की कोशिश करते कि क्या हुआ, पहले तो आपका व्यवहार अच्छा था, अचानक से आपका व्यवहार कब क्यों बदल गया। तब केसी मल्होत्रा उन्हें बताता है कि तू छोटी जाति से, तू दलित जाति से, और मैं दलित जाति के लोगों के बात या उनसे बातें नहीं करता, तू अपनी औकात में रहे, मुझसे बात न कर। एक प्रकार से वह धमकी देने लगा। इस बात से लेखक को बड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन अपना बॉस था इसलिए उसके साथ कुछ कर नहीं सकते थे। इस कारण अपने गुस्से को पीकर रहने लगे। फिर उन्होंने अपने मन की बात अपना एक दोस्त है ईश्वरी दत्त गर्ग जो उनके ही ऑफिस में काम करता है, उसे भी ये बात बताने की कोशिश की। तो ईश्वरी दत्त गर्ग ने उन्हें समझाया कि सारी बातें भूल जा, उसकी बातों की ओर अनदेखा कर, क्योंकि उसकी पहुंच बड़ी है, उसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों के साथ है। वास्तव में वह कोई पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी है, क्योंकि पहले पाकिस्तान में रहता था। जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए तब वह पाकिस्तान छोड़कर भारत में आने लगा था और अपनी बड़ी पहुंच का लाभ उठाकर वह टेलीफोन विभाग में एक बड़ा अधिकारी या उप प्रबंधक बन गया था। इसी कारण कोई भी कर्मचारी जो है वो उसके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह अपनी पहुंच का लाभ उठाकर या तो उसे नौकरी से निकाल देता है या उसका तबादला कर देता है। इसी कारण ईश्वरी दत्त गर्ग ने लेखक को समझाया कि तुम चुपचाप सहन करो, उसकी बात को अनदेखा करो, उस पर ध्यान मत दो। लेकिन लेखक का स्वभाव थोड़ा संघर्षशील होने के कारण वे ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी परेशान होने लगे और धीरे धीरे मल्होत्रा का व्यवहार और अधिक दुर्भावना से युक्त
युक्त होने लगा। जब भी वे ऑफिस में आते तो जाति को लेकर गाली गलौज करने लगा और उनके साथ गलत व्यवहार करने लगा। तब लेखक के मन में उसके प्रति एक गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन अचानक केसी मल्होत्रा आया और उन्हें ओए ओए कहकर पुकारने लगा। शुरुआत में लेखक ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तब केसी मल्होत्रा उनके पास आकर उन्हें डांटने लगा। तब लेखक ने उन्हें समझाया कि साहब मेरा नाम सूरज है, आप मुझे सूरज कहे, ओए ओए कहने मुझे नहीं समझा कि आप किसे पुकार रहे हैं। तब केसी मल्होत्रा ने उनसे कहा कि हाँ तू बड़ा लाट साहब है, तेरा नाम लेकर मैं तुझे बुलाऊँ वगैरह। तो उनके बीच काफ़ी झड़प भी हुई। तब लेखक ने एक बात सोच ली कि अब बहुत हो चुका, अब केसी मल्होत्रा को सबक सिखाना है। एक अच्छी बात थी कि उस दिन ऑफिस का जो चपरासी है जिसका नाम है छज्जू सिंह, वह अवकाश पर था, क्योंकि ये छज्जू सिंह जो है वह केसी मल्होत्रा का चमचा है और ऑफिस के अन्य लोग जो है या अन्य जो कर्मचारी है जो भी बोलते हैं सारी बातें केसी मल्होत्रा को जाकर बताने का काम ये छज्जू सिंह करता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस दिन ये छज्जू सिंह अवकाश पर था, तो लेखक ने सोच लिया कि आज इस केसी मल्होत्रा को सबक सिखाना है। दोपहर हुई। दोपहर के समय सारे लोग लंच के लिए चले गए। बाकी लोगों ने लेखक से भी कहा कि चलो लंच पर चले, लेकिन लेखक ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं यही बैठता हूँ, मेरा काम भी थोड़ा सा बाकी है, और अपनी टेबल पर बैठे रहे। जब सारे लोग बाहर लंच पर चले गए तब ऑफिस में अंदर केवल केसी मल्होत्रा अपनी केबिन में बैठा था और बाहर टेबल पर लेखक जो है वो अपना काम कर रहे थे। केसी मल्होत्रा जो है वो बाकी लोगों के साथ खाता नहीं था, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। इस कारण या तो पहले खा लेता या सभी कर्मचारी आने के बाद अकेला जाकर खा लेता था। बाकी लोगों के साथ वह मिलता जुलता अधिक नहीं था, इस कारण वह अपने केबिन में बैठा रहा। जब सारे लोग लंच पर चले गए तो लेखक अचानक से अपने टेबल से उठे और सीधे केसी मल्होत्रा के केबिन में धड़ाक से दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए और फिर केसी मल्होत्रा को पकड़कर पीटने लगे। केसी मल्होत्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या होगा, क्योंकि उसने इस बात की कल्पना ही नहीं की थी कि अचानक से कोई इस तरह से आएगा और मुझे पकड़कर पीटने लगेगा। लेखक ने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। डर के मारे वह टेबल के नीचे घुस गया तो लेखक ने अपने पैर की कोहनी से उसे लातों या लाते मारना शुरू कर दिया और फिर उसने लेखक को धमकाना चाहा या उसने उन्हें डराने की कोशिश की। तब लेखक ने उनसे कहा कि तू कोई पाकिस्तानी शरणार्थी हो सकता है, लेकिन मैं भी स्वतंत्र भारत का भारतवासी हूँ। तुम्हें सबक सिखाकर अगर मुझसे पंगा लिया या अगर मुझसे इस प्रकार से दोबारा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर अपने मन का सारा गुस्सा लेखक ने उस पर उतार दिया और फिर अपने टेबल पर आकर बैठ गए। ऐसे बैठ गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब उस समय ऑफिस में कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी या इस प्रकार के कैमरा वगैरह नहीं होते थे, और दूसरी बात वहाँ पर देखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में केसी मल्होत्रा अगर उनकी शिकायत करे तो उसके पास कोई सबूत नहीं था और इसी कारण लेखक ने समझ लिया कि वह कुछ नहीं कर सकता या उनके खिलाफ उन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात जरूर हुई कि आधे ही घंटे बाद केसी मल्होत्रा ने अपनी पहुँच का लाभ उठाकर लेखक का तबादला वहाँ से किसी अन्य विभाग में करवा दिया है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रसंग है जहां पर लेखक ने उनके साथ केवल छोटी जाति का होने के कारण, केवल सामान्य जाति या दलित जाति से होने के कारण किस तरह से उनके बॉस ने उनके साथ व्यवहार किया, और इतना ही नहीं उन्होंने भी अपने बॉस को किस तरह से सबक सिखाया, ये भी बताने का अत्यंत मार्मिक प्रयत्न उन्होंने इस प्रसंग के माध्यम से किया है। अब दूसरा प्रसंग जो है वो 1987-88 का है, जब लेखक जो है वह चाणक्यपुरी में एक रबड़ प्रभाग जो है उस रबड़ प्रभाग में काम करते थे। अब लेखक की खासियत ये रही है कि लेखक हमेशा संघर्षशील व्यक्ति रहे, उन्हें इस प्रकार का अन्याय कभी सहन नहीं होता है। इस कारण लेखक कभी भी अधिक समय एक ऑफिस में टिक नहीं पाए। हमेशा उनके तबादले एक ऑफिस से दूसरे से तीसरे होते रहे हैं और इसी दौरान उनका तबादला जो है वह 87-88 के आसपास जो है वह रबड़ प्रभाग के अंतर्गत उनका तबादला कर दिया गया था, जिसका ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में है। उस समय वे उस ऑफिस के एक प्रकार से सहायक बन चुके हैं और सहायक पद पर वे काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनके जो बॉस हैं वे हैं डी धवन साहब। अब ये डी धवन साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सबके साथ ऑफिस में जो भी सारे कर्मचारी हैं, जो भी सारे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ धवन साहब के संबंध बड़े अच्छे, लेखक के साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और सबसे मिलजुल कर वे काम करते हैं। लेकिन इस धवन साहब की एक
पीए है जिसका नाम है श्रीमती रमा शर्मा। ये रमा शर्मा का स्वभाव थोड़ा सा अलग है, या रमा शर्मा जो है वह अपना एक अलग स्वभाव रखती है। अब रमा शर्मा जो है वह थोड़ी सी उच्च वर्गीय होने के कारण जो उच्च वर्गीय कर्मचारी है इनके साथ उसके बड़े अच्छे संबंध है, लेकिन जो दलित जाति से आने वाले लोग हैं उनके साथ उसका बड़ा दुर्व्यवहार या बड़ा खराब संबंध, बड़े खराबी से वह उनके साथ बातें करती है। दूसरी बात, रमा शर्मा अपने आप को बहुत चालाक या बहुत सुंदर समझती है, और वैसे लेखक ने उसकी सुंदरता का भी थोड़ा सा वर्णन अवश्य किया है कि वह बहुत ही सुशील, सौम्य और सुंदर है। 32-35 की है, 2 बच्चों की माँ है, लेकिन लेखक कहते हैं कि 20-22 की लगती है, और बड़ी सुंदर, बड़ी कमसीन होने के कारण उसका व्यवहार जो है वह सबके प्रति अलग अलग रहता है, लेकिन कोई उसकी शिकायत नहीं करता है। दूसरी बात, वह ऑफिस के जो बॉस है उनकी पीए है, और दूसरा उसकी पहुँच भी बड़ी अच्छी है, इस कारण कोई उसके विरोध में नहीं जाता है। शुरुआत में लेखक के उसके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, वह काफ़ी हंसी मजाक के साथ लेखक के साथ बातें करती है, और उनके काफ़ी अच्छे मिलजुल कर वे काम करते हैं। लेकिन बाद में अचानक से लेखक के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। लेखक को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। वह उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शुरुआत में तो वह लेखक से बिल्कुल बात तक नहीं करती है। बाद में किसी तरह लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ मैडम, पहले तो आपका व्यवहार मेरे प्रति बड़ा अच्छा था, आप मुझसे बड़ी अच्छी बातें करती थी, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ। तब वह लेखक से कहती है कि तुम शेड्यूल कास्ट से आए हो, और ये शेड्यूल कास्ट के लोग बड़े गंदे होते हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहती, या मैं उनके साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। अब लेखक को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है, मन में आता है कि इसे पकड़कर पटक दूं, लेकिन महिला होने के कारण वे उसके साथ जो व्यवहार उन्होंने मल्होत्रा के साथ किया था उस प्रकार का व्यवहार उसके साथ नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इसके बाद जब भी रमा शर्मा उनसे बात करती है, हमेशा उसके बातों में एक अलगता होती है। वह हमेशा एक दुर्भावना के साथ या दुर्व्यवहार के साथ उनके साथ बातें करती है, और इस कारण लेखक को बड़ा गुस्सा आता है, और रमा शर्मा के साथ अनेक बार उनकी झड़पें भी इस बात को लेकर हो जाती है। यही बात ऑफिस के जो बॉस है वो धवन साहब तक पहुंच जाती है। एक दिन धवन साहब उन्हें बुलाकर अपने केबिन में बुला लेते हैं। केबिन में बुलाने के बाद उनसे पूछते हैं कि रमा शर्मा के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा वगैरह हुआ। लेखक कहते कि जाने दो साहब, क्या करना है, थोड़ा सा उस मामले को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन धवन साहब उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं, इस मामले को छोड़ना मत। ये रमा शर्मा जो अपने आप को बहुत बड़ी मानती है, या अपने आप की नोक झाड़ने का प्रयत्न या एक प्रकार से रोक झाड़ने का प्रयत्न वह सब पर करती है, एक दिन मैं तुम्हें उसकी असलियत ज़रूर दिखाऊंगा। और फिर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी थोड़ा सा धवन साहब करते रमा शर्मा को लेकर। वह बात भी थोड़ी सी लेखक को उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लेखक जो है वो उसे छोड़ देना चाहते हैं। फिर 4-5 महीने बीत जाते हैं। 4-5 महीने बाद एक दिन अचानक से धवन साहब का फ़ोन आता है, और धवन साहब उन्हें बताते हैं कि आज शाम हमें होटल इंपीरियल जाना है, जहाँ पर मुंबई से एक रबड़ का व्यापारी जिसका नाम भरत है वह आया है, वह ठहरा है, उसके साथ रबड़ की डील करने हमें होटल इंपीरियल में जाना है। तो लेखक सोचते हैं कि चलो ऑफिस का काम है तो निकलते हैं। फिर शाम को जब ऑफिस बंद हो जाता है उसके बाद धवन साहब अपनी खुद की गाड़ी ले आते हैं, और फिर लेखक को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव करते हुए निकल पड़ते हैं। तो शुरुआत में लेखक की समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी धवन साहब किसी ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं तो ऑफिस की गाड़ी लेकर जाते हैं। उस समय ऑफिस का जो ड्राइवर है वह भी गाड़ी चलाता है, कभी भी धवन साहब गाड़ी नहीं चलाते। लेकिन आज अचानक क्या हो गया कि धवन साहब ने अपनी गाड़ी लाई, साथ में खुद ड्राइव कर रहे हैं, साथ में लेखक बैठे हुए हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। बातचीत के दौरान धवन साहब लेखक को समझाते हैं कि मैं तुम्हें होटल ज़रूर ले जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो कुछ तुम तो देखोगे उस पर कुछ भी कहना मत, चुप रहना, सारा तमाशा देखना, यही समझाते। लेखक को लगता है कि ऑफिस का कोई मैटर होगा, इस कारण लेखक सोचते चलो ठीक है, और फिर दोनों होटल इंपीरियल पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही होटल इंपीरियल पहुँचते हैं तब
वे दोनों उस जो मुंबई से जो व्यापारी आया है भरत, उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर वे रमा शर्मा का घिनौना रूप देखते हैं, क्योंकि रमा शर्मा जो आज ऑफिस में नहीं आई थी, बीमार होने का बहाना बनाकर उसकी छुट्टी ले रही थी, वास्तव में वह बीमार नहीं थी, भरत के साथ वह रंगरलियाँ मना रही थी, और वह उसका जो घिनौना रूप है वह धवन साहब लेखक के सामने आते हैं। इसके बाद जब भी रमा शर्मा ऑफिस में आती है तो लेखक के प्रति उसका व्यवहार अब बदल जाता है, क्योंकि उसका जो असली रूप है या उसका जो घिनौना रूप है वह लेखक के सामने आ गया है। इस कारण अब वह पहले जैसा व्यवहार लेखक के सामने नहीं करती है, लेकिन लेखक के मन में रमा शर्मा के प्रति थोड़ा सा सद्भाव होने के कारण उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक दूसरा प्रसंग है। तीसरा प्रसंग 1988 का है, जब उन्हें उसी साल प्रमोशन मिल गया था, पदोन्नति मिल गई थी, और पदोन्नति पाकर गांधी धाम नई दिल्ली का जो ऑफिस है, गांधी धाम नई दिल्ली के इस कार्यालय में वे उप प्रबंधक बन गए थे। और उप प्रबंधक बनने के कारण उन्हें अपनी केबिन मिल गई थी, अपनी केबिन में वे बैठते थे। बाहर जो अन्य लोग थे वह खास करके उस ऑफिस में एक चपरासी था जिसका नाम था गंगाशरण शर्मा, वह सवर्ण जाति का था, और सवर्ण जाति का होने के कारण वह जो ऑफिस के अन्य लोग हैं उनके सामने हमेशा लेखक की बुराई करता था। उसी ऑफिस में दूसरा एक व्यक्ति था, चपरासी था, जिसका नाम रतन सिंह है। एक दिन रतन सिंह के साथ उसकी झड़प हो जाती है। वह रतन सिंह से हमेशा लेखक की जाति के बारे में, लेखक के दलित होने के बारे में गाली गलौज करता है, तरह तरह की बातें करता है। ये बातें रतन सिंह को अच्छी नहीं लगती है, और एक दिन उसका झगड़ा रतन सिंह के साथ हो जाता है। जब वह चपरासी गंगाशरण लेखक के बारे में कुछ कहता है, तब रतन सिंह गुस्से से उसे कहता है कि मेरे सामने मत बता, तुझमें अगर हिम्मत है तो तू उनके सामने जाके बातें कर, उनसे कह। वह कहता है कि मैं क्या डरता हूँ क्या, अब इस प्रकार के लोग अब ऑफिस में बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं और हम उच्च जाति के होने के कारण उनके सामने ऐसे छोटे काम करें वगैरह, इस प्रकार की बातें वह करता है जो रतन सिंह को बिल्कुल पता नहीं चलती। दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। उनकी आवाज़ सुनकर लेखक बाहर आते हैं और रतन सिंह से पूछते हैं कि क्या हुआ। रतन सिंह कहता है कि साहब जी ये तुम्हारे बारे में कुछ बातें कर रहा है। तब वह गंगाशरण से कहता कि अब बोल, तुझ में हिम्मत है तो अब बोल तू जो कह रहा था। लेकिन रतन सिंह लेखक बॉस होने के कारण चुप हो जाता है। तब लेखक अपने केबिन में चले जाते हैं, रतन सिंह को अंदर बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब रतन सिंह उन्हें बताता है कि ये आपकी जाति के बारे में तरह तरह की बातें करता है। तो ये तीसरा एक प्रसंग है। तो इन तीन प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया कि शुरुआत में उनके जो सहयोगी कर्मचारी है उनका उनके प्रति काफ़ी अच्छा व्यवहार रहता था, लेकिन जैसे उन्हें उनकी जाति के बारे में पता चल जाता था तब उनका व्यवहार किस प्रकार बदल जाता है। तो अपने दलित होने के कारण जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा है, या जिस प्रकार से एक प्रकार से जो सबके साथ उन्हें लड़ना पड़ा है, इसको लेखक ने अत्यंत मार्मिकता के साथ या प्रभावी रूप से व्यक्त करने का प्रयत्न किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अत्यंत ईमानदारी के साथ उन्होंने ये सारी बातें यहाँ व्यक्त की है। अंत में लेखक दलित साहित्य को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि आजकल दलित साहित्य को लेकर तरह तरह के विवाद चल रहे हैं। एक खास विवाद ये भी चल रहा है कि कुछ सवर्ण समाज जो है वह दलित साहित्य के प्रति थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण रखता है। उसके प्रति यह लेखक बताना चाहते हैं कि वास्तव में दलित साहित्य वह साहित्य है जो स्वयं दलितों ने लिखा है, क्योंकि सवर्ण समाज ने शायद कुछ साहित्य लिखा भी होगा या दलितों की बातें व्यक्त की भी होगी, लेकिन उनमें वह सच्चाई नहीं है या उनमें वो वास्तविकता नहीं है। क्योंकि जिसने झेला है, जिसने सहा है, वही व्यक्ति अपने अनुभवों को अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त कर सकता है या सही रूप से व्यक्त कर सकता है। इसी कारण लेखक को लगता है कि जो दलित वर्ग है उसके द्वारा जो सही साहित्य लिखा गया है वह सही साहित्य है। दूसरी बात, दलित साहित्य पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं उनका लेखक विरोध करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम दलित साहित्य नहीं लिख सकते। तो लेखक उनसे कहता है कि हाँ, आप दलित साहित्य लिख सकते हैं, लेकिन एक बात उनसे पूछना चाहते हैं कि आप फिर इसके पहले क्यों नहीं लिखा। इतने सालों से आप साहित्य लिखते चले आ रहे हैं, तो ये दलित जीवन की व्यथा या दलित जीवन के जो प्रश्न है ये इसके पहले गैर दलित लेखकों ने क्यों नहीं व्यक्त की, इस पर भी अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं। और फिर दलित साहित्य वास्तविक रूप से जिन्होंने ये सब कुछ झेला है, सहा है, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, उन्होंने अपने जीवन के इस संघर्ष को अंकित किया है, इसे ही लेखक वास्तविक दलित साहित्य
सत्य मानते हैं। इस प्रकार से अत्यंत ईमानदारी के साथ, अत्यंत सच्चाई के साथ सूरजपाल चौहान जी ने अपने कुछ मार्मिक प्रसंगों के कारण, दलित होने के कारण उन्हें जो संघर्ष जीवन में करना पड़ा है, इसको अत्यंत सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। इस प्रकार से ये आत्मकथांश है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।